कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के खूबसूरत शहर अस्वान से, जहां सूरज की सुनहरी किरणें नील नदी के पानी पर नाचती हैं। यहाँ हमारा मुख्य किरदार चार्ली कैनन अपनी पत्नी लारिसा और अपने 3 बच्चों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रहा है। चार्ली एक जाना माना टीवी रिपोर्टर है जो अपनी नौकरी के सिलसिले में यहाँ शिफ्ट हुआ था। घर में हंसी मजाक है, बच्चों की शरारतें हैं और प्यार की गर्माहट है। लेकिन किसे पता था कि इस चमकते सूरज के पीछे एक बहुत ही पुराना और काला साया छुपा बैठा है। एक शाम जब पूरा शहर इफ्तार और शाम की चहल पहल में डूबा था, चार्ली की छोटी बेटी केटी, जिसे सब बहुत प्यार करते थे, अचानक घर के आंगन से ओझल हो जाती है। लारिसा की चीखें गलियों में गूंज उठती है। चार्ली पागलों की तरह हर तरफ भागता है, लेकिन केटी का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस आती है, छानबीन होती है, लेकिन नतीजा सिर्फ सन्नाटा निकलता है। स्थानीय लोग दबी जुबान में जादूगरनी द मैजिशियन का नाम लेते हैं, एक ऐसी रहस्यमयी औरत जो बच्चों को मीठी गोलियों का लालच देकर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देती है। पर चार्ली इन कहानियों पर यकीन नहीं करता। वो बस अपनी बेटी को वापस चाहता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। चार्ली और लारिसा की जिंदगी का हर पल अब सिर्फ केटी की तलाश में बीत रहा है। वे अपनी सारी जमा पूंजी, अपना करियर, यहाँ तक कि अपनी मानसिक शांति भी दांव पर लगा देते हैं। 8 लंबे साल बीत जाते हैं। मिस्र की धूल भरी गलियों से लेकर रेगिस्तान की गहराइयों तक चार्ली ने हर पत्थर पलट दिया है, लेकिन केटी नहीं मिली। समय के साथ जख्म भरने के बजाय और गहरे होते गए हैं। आखिरकार टूटकर और थककर यह परिवार अमेरिका के न्यू मैक्सिको वापस लौटने का फैसला करता है। उन्हें लगता है कि शायद जगह बदलने से वे इस दर्द से उबर पाएंगे, लेकिन कुदरत के पास उनके लिए कुछ और ही प्लान था। एक रात जब वे अपने नए घर में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, चार्ली के पास एक गुमनाम फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ से कोई भारी आवाज में कहता है, तुम्हारी बेटी मिल गई है, लेकिन वो अब वैसी नहीं रही जैसी तुम उसे छोड़ कर गए थे। यह खबर जितनी राहत देने वाली थी, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक साबित होने वाली थी। जब चार्ली और लारिसा उस जगह पहुंचते हैं जहां केटी को रखा गया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक अंधेरे ठंडे कमरे के बीचों बीच एक साया बैठा है। यह केटी ही है, लेकिन उसकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसका पूरा शरीर पीले पड़ चुके पुराने कपड़ों और पट्टियों बैंडेजेस में लिपटा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदा ही ममीकृत कर दिया गया हो। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, जिनमें अब मासूमियत नहीं बल्कि एक अजीब सा डरावना खालीपन था। वो ना बोल रही थी, न किसी को पहचान रही थी। मेडिकल रिपोर्ट्स कहती है कि वो शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उसका दिमाग किसी गहरे सदमे में है। लारिसा उसे गले लगाकर रोती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन चार्ली की नजरें केटी के उन हाथों पर पड़ती है जो पट्टियों से बाहर निकले थे। उन पर अजीबोगरीब प्राचीन निशान, इंस्क्रिप्शंस बने हुए थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा उसकी खाल पर उकेरी गई हो। यही से शुरू होता है असली आतंक, क्योंकि वे केटी को नहीं बल्कि उसके साथ लिपटे हुए एक प्राचीन श्राप को अपने घर ले आए थे। केटी घर वापस आ चुकी है, न्यू मैक्सिको का वो शांत घर जहां चार्ली और लारिसा को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वहां सन्नाटा और भी गहरा हो गया है। केटी को एक अलग कमरे में रखा गया है। वो घंटों एक ही जगह बैठी रहती है, खिड़की से बाहर ताकती हुई, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रही हो जो इंसानी आंखों को नजर नहीं आती। उसके शरीर पर लिपटी वो पुरानी पट्टियां अब एक अजीब सी गंध छोड़ रही है, सड़ने और पुरानी मिट्टी जैसी महक। लारिसा, जो ममता में अंधी हो चुकी है, बार बार कोशिश करती है कि वो केटी को नहलाए, उसे साफ करे, लेकिन जैसे ही वो उन पट्टियों को छूने की कोशिश करती है, केटी का शरीर कांपने लगता है। उसके गले से एक ऐसी आवाज निकलती है जो किसी इंसान की नहीं लगती। वो एक घुर खराहट है, जैसे कोई जंगली जानवर अपनी मान की रक्षा कर रहा हो। घर के बाकी बच्चे, जो अपनी बहन के लौटने पर खुश थे, अब उसके कमरे के पास से गुजरने में भी कतराने लगे हैं। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। आधी रात को किचन से बर्तनों के गिरने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब चार्ली जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। एक रात चार्ली की नींद अचानक टूटती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जैसे ही वो लाइट जलाता है, वो देखता है कि केटी वहां खड़ी है।
उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही हैं और उसके शरीर की पट्टियां फर्श पर घिसट रही हैं। वो कुछ बुदबुदा रही है, एक ऐसी भाषा जो न अरबी है न अंग्रेजी। चार्ली उसे वापस कमरे में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन केटी का हाथ पकड़ते ही उसे एक जबरदस्त बिजली जैसा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि केटी की त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा है, कुछ ऐसा जो जिंदा है, जो फड़फड़ा रहा है। वो पट्टियां जिन्हें वे घाव ढंकने का जरिया समझ रहे थे, असल में केटी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर कैद किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए बांधी गई थी। दहशत तब और बढ़ जाती है जब चार्ली केटी के शरीर पर बने उन निशानों की तस्वीर एक प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर को भेजता है। प्रोफेसर का जवाब सुनकर चार्ली के होश उड़ जाते हैं। वे निशान कोई साधारण टैटू नहीं है, बल्कि नास्मरानियन मंत्र है। ये एक ऐसा प्राचीन राक्षस है जिसे सदियों पहले अंधेरे में दफन कर दिया गया था। प्रोफेसर से चेतावनी देता है कि अगर वो पट्टियां पूरी तरह खुल गईं, तो वो राक्षस आजाद हो जाएगा। घर में हालात बदतर होते जा रहे हैं। केटी की पट्टियां खुद ब खुद ढीली होकर गिर रही हैं, और जैसे जैसे वे गिरती हैं, केटी की आवाज बदलती जाती है। वह अब अपने छोटे भाई के कान में फुसफुसाती है, उसे अपनी तरफ बुलाती है। एक शाम लारिसा देखती है कि केटी ने अपने ही हाथ की खाल को नाखूनों से उधेड़ दिया है, और वहां से खून नहीं बल्कि काली राख निकल रही है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी अब सिर्फ एक जरिया होस्ट है, और उसके अंदर की चीज अब पूरे परिवार को अपना ग्रास बनाने के लिए तैयार है। घर की दीवारें अब डरावनी आवाजों से गूंजने लगी हैं। वह बेटी जिसे चार्ली और लारिसा 8 साल तक ढूंढते रहे, अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। केटी के कमरे का तापमान हमेशा जमा देने वाली हद तक ठंडा रहता है। एक रात घर का पालतू कुत्ता केटी के कमरे की तरफ भौंकते हुए जाता है, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। जब चार्ली वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ फर्श पर बिखरा हुआ खून और फटी हुई पट्टियां मिलती हैं। केटी वहां नहीं है, वह अंधेरे कोनों में साये की तरफ रेंग रही है। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें पूरे घर में सुनाई देती हैं, जैसे उसका शरीर भीतर से बदल रहा हो। वह अब एक बच्ची नहीं रही, उसकी ऊंचाई और उसकी ताकत अब अमानवीय हो चुकी है। नस्मरानियन राक्षस, जो अब तक केटी के अवचेतन मन में सो रहा था, पूरी तरह जाग चुका है। वह परिवार के सबसे कमजोर सदस्य यानी चार्ली के दूसरे बच्चों के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। दहशत का मंजर तब और गहरा हो जाता है जब चार्ली को घर के तहखाने बेसमेंट में केटी की डायरी जैसी कुछ चीजें मिलती हैं, जो उसने पट्टियों के टुकड़ों पर अपने खून से लिखी थी। उन पट्टियों पर मिस्र के उस प्राचीन पंथ कल्ट का जिक्र था, जिसने उसे 8 साल तक कैद करके रखा था। वे लोग केटी को प्यार नहीं करते थे, वे उसे एक बर्तन वेसल की तरह तैयार कर रहे थे। वे जानते थे कि नस्मरानियन को जिंदा रहने के लिए एक मासूम और शुद्ध आत्मा वाले शरीर की जरूरत होती है। जैसे जैसे चार्ली इन बातों को समझता है, उसे एहसास होता है कि केटी की वापसी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। वह पंथ चाहता था कि यह राक्षस एक आधुनिक शहर के बीचों बीच फले फूले। अचानक घर की सारी लाइटें चली जाती हैं। लारिसा की चीख सुनाई देती है। केटी ने उसे अपने वश में कर लिया है और उसे सीढ़ियों से नीचे खींच रही है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी है, जिनमें कोई पुतली नहीं बची। चार्ली अब समझ चुका है कि वह इस चीज से भाग नहीं सकता। वह डिटेक्टिव डालिया जाकी से संपर्क करता है, जो मिस्र में इस मामले की जांच कर रही थी। डालिया उसे एक खौफनाक सच बताती है। नस्मरानियन को गोली या चाकू से नहीं मारा जा सकता। वह एक परजीवी पैरासाइट की तरह है, जो एक शरीर को तब तक इस्तेमाल करता है जब तक वह पूरी तरह सड़ ना जाए। केटी का शरीर अब सड़ना शुरू हो गया है। अगर उसे जल्द ही नया शरीर नहीं मिला तो वह राक्षस और भी हिंसक होकर सबको खत्म कर देगा। घर के भीतर अब एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो जाता है। केटी की आवाज कभी उसकी पुरानी मासूम आवाज में बदलती है, पापा मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो कभी वह राक्षस की भारी और डरावनी आवाज में चार्ली को चुनौती देती है। चार्ली के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वह अपनी बेटी को मारने की हिम्मत जुटा पाएगा, या वह उस राक्षस को अपनी पूरी दुनिया तबाह करने की इजाजत देगा। अब यह साफ हो चुका था कि घर के अंदर जो कुछ भी है वो अब केटी नहीं रही। घर की हवा भारी हो चुकी है,
जैसे ऑक्सीजन की जगह वहां कोई पुरानी सड़ी हुई धूल भर गई हो। चार्ली अपनी पत्नी और बाकी बच्चों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां किसी अदृश्य ताकत से जाम हो चुके हैं। वे अब इस घर के अंदर एक पिंजरे में बंद है। तभी घर के गलियारे में एक साया उभरता है। वो केटी है, लेकिन अब वो जमीन पर नहीं चल रही, बल्कि दीवारों और छत के सहारे एक मकड़ी की तरह रेंग रही है। उसके शरीर से पट्टियां गिर चुकी हैं और उसकी जगह एक अजीब, पारदर्शी और चिपचिपा पदार्थ एक्टोप्लाज्म उसकी त्वचा को ढके हुए है। वो अपनी माँ लारिसा की तरफ झपटती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो एक झटके में लारिसा को हवा में उछाल देती है। वो राक्षस केटी की आवाज का इस्तेमाल कर चार्ली को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। पापा, क्या आप मुझे फिर से अकेला छोड़ देंगे? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं? चार्ली को अब डिटेक्टिव डालिया जैकी की वो बात याद आती है जो उसने फोन पर कही थी। नस्मारानियन को मारने का कोई तरीका नहीं है, इसे सिर्फ बदला ट्रांसफर जा सकता है। चार्ली को एहसास होता है कि वह प्राचीन पंथ यही चाहता था। वे चाहते थे कि यह राक्षस एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ दुनिया में लौटे। तभी चार्ली को तहखाने के एक गुप्त कोने में वह प्राचीन मंत्र मिलता है जिसे उन मिस्र के तांत्रिकों ने केटी के शरीर पर उकेरा था। यह मंत्र एक स्थानांतरण अनुष्ठान, ट्रांसफर रिचुअल का हिस्सा है। इस राक्षस को एक नया शरीर चाहिए, एक ऐसा शरीर जो स्वेच्छा से इसे स्वीकार करने को तैयार हो। चार्ली के पास अब केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वह अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरते देखे, या फिर वह खुद को उस शैतान के हवाले कर दे। वह देखता है कि केटी का मासूम चेहरा उस काली राख के नीचे से रह रहकर उभर रहा है। वह दर्द से तड़प रही है। उसकी अपनी बेटी उसे पुकार रही है। दहशत के उस चरम पर चार्ली एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर किसी भी पिता की रूह कांप जाए। वह लारिसा और अपने बच्चों को एक कमरे में सुरक्षित बंद कर देता है और खुद उस डरावनी आकृति के सामने खड़ा हो जाता है जिसे कभी वह अपनी बेटी कहता था। वह जोर जोर से उन प्राचीन मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है जो उसने पट्टियों से सीखे थे। जैसे जैसे वह पढ़ता है, घर की दीवारें हिलने लगती है, खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो जाते हैं। नस्मारानियन का साया जो केटी के शरीर को जकड़े हुए था, अब धीरे धीरे धुएं की तरह बाहर निकलने लगता है। यह नजारा इतना खौफनाक है कि चार्ली की आंखों से खून निकलने लगता है। वह महसूस कर सकता है कि कोई बर्फीली और जहरीली चीज उसकी नसों में प्रवेश कर रही है। राक्षस केटी को छोड़ रहा है, लेकिन चार्ली की आत्मा को निगलने के लिए उसके शरीर में समा रहा है। घर में एक आखिरी धमाका होता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कहानी अपने सबसे दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर है। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा डरावना है। धुएं और धूल के गुब्बार के बीच फर्श पर केटी बेसुध पड़ी है। उसके शरीर से वो काली राख गायब हो चुकी है और उसकी सांसें अब सामान्य है। वह अब आजाद है। लेकिन दूसरी तरफ चार्ली के शरीर में एक भयानक बदलाव आ रहा है। जैसे ही नस्मारानियन ने चार्ली के शरीर में प्रवेश किया, उसकी नसें काली पड़ने लगी और उसकी आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो गई। चार्ली अब वह इंसान नहीं रहा जिसे लारिसा और उसके बच्चे जानते थे। उसके भीतर अब हजारों साल पुराना एक ऐसा भूखा राक्षस बैठा है जो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। लेकिन चार्ली की अपनी इच्छा शक्ति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वह अपने भीतर के उस शैतान से लड़ रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि अगर उसने अभी खुद को नहीं रोका तो उसका परिवार ही उसका पहला शिकार बनेगा। लारिसा कमरे से बाहर आती है और चार्ली की हालत देखकर चीख पड़ती है। चार्ली की आवाज अब फटी हुई और दोहरी डुअल वॉइस सुनाई दे रही है। एक आवाज उसकी अपनी है जो दर्द से करा रही है और दूसरी उस राक्षस की जो हंस रहा है। चार्ली चिल्लाता है, लारिसा, बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इसे मैं और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। वह डिटेक्टिव डालिया की दी हुई आखिरी सलाह पर अमल करता है। उसने घर के गैरेज में पहले से ही एक भारी लोहे का संदूक कैस्केट तैयार कर रखा था, जिसे उसने मिस्र से मंगवाई गई उन्हीं पवित्र पट्टियों और सुरक्षा चिन्हों से ढक दिया है। चार्ली लड़खड़ाते हुए उस संदूक की तरफ बढ़ता है। वह अपने ही हाथों से अपनी आत्मा को उस लोहे के जेल में कैद करने जा रहा है।
लारिसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली उसे एक आखिरी बार प्यार से देखता है और कहता है, केटी को बचा लेना, यही मेरा कर्ज था। फिल्म का आखिरी दृश्य दिल दहला देने वाला है। चार्ली खुद को उस संदूक के अंदर बंद कर लेता है और अंदर से ताला लगा देता है। बाहर से लारिसा और बच्चे संदूक को पीटते हैं, रोते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ एक डरावनी अमानवीय चीख सुनाई देती है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। पुलिस और बचाव दल पहुंचते हैं। केटी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन उस घर के तहखाने में वो संदूक आज भी रखा है। फिल्म के अंत में कैमरा धीरे धीरे उस संदूक के करीब जाता है। हमें सुनाई देता है कि संदूक के अंदर से कोई नाखूनों से लोहे को खुरच रहा है, और फिर एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, मैं फिर वापस आऊंगा। पर्दा काला हो जाता है और दर्शकों के मन में यह सवाल रह जाता है कि क्या चार्ली का बलिदान काफी था, या नस्मा रानियन सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है। ली क्रोनिन की यह फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कभी कभी उस प्यार की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है।